अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को आज थोड़ी अजियत दे तो इसके लिए एडवांस में माजरत और अपनी क्लास को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने स्टेट को और प्रॉप्स को डिटेल में देखा था। स्टेट जब भी कंपोनेंट की करंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और स्टेट को यूज करते हैं। स्टेट गेट करने के लिए आपके पास ऑलरेडी रिएक्ट में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसको आप रिएक्ट हुक्स बोलते हैं। उसके बाद रिएक्ट हुक्स हमने देखा और स्पेसिफिकली रिएक्ट हुक्स में बहुत सारे रिएक्ट हुक्स में से एक रिएक्ट हुक यूज स्टेट नाम का होता है। उस यूज स्टेट को हमने यूज करके अपने कंपोनेंट की स्टेट को गेट किया। उसकी मैनिपुलेशन के लिए हमने एक सेटर फंक्शन को भी यूज किया, क्योंकि रिएक्ट में नेक्स्ट जेएस में कभी भी आप डायरेक्टली स्टेट वेरिएबल को अपडेट नहीं करते, हमेशा स्टेट फंक्शन के थ्रू या सेटर फंक्शन के थ्रू जो है वो आप स्टेट को अपडेट करते हैं। इसके बाद हमने प्रॉप्स को देखा। अब प्रॉप्स आप कह लें या प्रॉपर्टीज कह लें, एक ही बात है। जब भी आपको अपने कंपोनेंट की करंट इंफॉर्मेशन को, अब चाहे वो करंट इंफॉर्मेशन किसी सीधे साधे नॉर्मल वेरिएबल में हो, किसी स्टेट वेरिएबल में हो, या फिर जो है वो कोई भी आपका फंक्शन हो, कभी भी आपको करंट स्टेट किसी दूसरे कंपोनेंट में सेम स्टेट सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपको कभी किसी दूसरे कंपोनेंट में पास करनी हो तो आप प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसको प्रॉप्स कह लें, प्रॉपर्टीज कह लें, एक ही बात है। जब भी प्रॉप्स की बात होगी आपके जहन में एक फ्लो होना लाजमी है। आपको एक फ्लो जो है वो पता होना चाहिए। वो फ्लो क्या है, कौन बताएगा? हैंड रेस करके कोई एक जी, सही है। यहां से कोई बताएगा? जब भी हमें प्रॉप पास करने हो तो एक फ्लो को हमें जहन में रखना होता है। पेरेंट से चाइल्ड का फ्लो हमें जहन में रखना होता है। जब भी हम प्रॉप्स पास करेंगे, प्रॉपर्टी पास करेंगे, तो क्या होगा? हम पेरेंट कंपोनेंट से अपना वेरिएबल या डाटा पास करेंगे और वो जाके चला जाएगा किसमें? चाइल्ड कंपोनेंट में। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट पेरेंट है? हैंड रेस करके कोई डायरेक्ट जवाब नहीं देगा। मुझे किस तरह पता चलेगा कि मेरा पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है? हैंड रेस करके यहां से कोई बताए। जी आप बताएं। पेरेंट कंपोनेंट वो होता है जिसमें हम कोई छोटा जो कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट जो हम जिसमें हम लिखेंगे वो चाइल्ड होगा, और जिसमें हमारा काम हो रहा होगा, डाटा जिसमें पास होगा वो पेरेंट होगा। ठीक है, वहां पीछे से कोई बताएगा पेरेंट कंपोनेंट क्या होता है? सिर्फ पेरेंट। आप बताएं। जी सही है, आप भी बता दें। ठीक है, जबरदस्त। तो पेरेंट कंपोनेंट आपको किस तरह पता चलेगा? जिस करंट कंपोनेंट में आप प्रेजेंट होंगे, आपका डाटा जहां से पास हो रहा होगा वो आपका पेरेंट कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, इस बात से किसी को कोई इख्तिलाफ है? यस और नो? ठीक है, ये होता है पेरेंट कंपोनेंट कि आप जिस कंपोनेंट में प्रेजेंट हो या जिस जगह से आपका डाटा फ्लो होना शुरू करे वो पेरेंट कंपोनेंट है। अब यहां से कौन बताएगा कि चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है? कोई पीछे से बताए, गलत बताए, एक्यूरेट बताए, टूटा फूटा बताए, जो जहन में है वो बोले। मैं आपसे कभी डिमांड नहीं करूंगा कि आप एक्यूरेट ही बात करें। जी आप बताएं। सही है, वहां से कोई बताना चाहेगा चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है? आप बताएंगे कि मैं खुद चूज करूं? नहीं, आप नहीं, कोई और। यू, आप जो रेड टी शर्ट में क्लासेस में। जी साहब, चाइल्ड कंपोनेंट क्या होगा? सही है, जबरदस्त। तो जब पता था तो बताया क्यों नहीं? हैंड रेस क्यों नहीं किया? घबराने की क्या बात है? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत बोलोगे ना, कोई टेंशन थोड़ी है। जी सर, आप बताएं चाइल्ड कंपोनेंट क्या होगा? जी ठीक है, जबरदस्त। तो पेरेंट कंपोनेंट आपने देखा कि जिस कंपोनेंट में आप प्रेजेंट हो, जहां से आपका डाटा फ्लो हो रहा हो, वो पेरेंट कंपोनेंट होता है। और चाइल्ड कंपोनेंट के भी मुझे 3-4 इनपुट मिले, बिल्कुल सही मिले कि चाइल्ड कंपोनेंट वो होता है जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा हो और जहां आपका डाटा जा रहा हो
और जहां पे आपका डाटा रेंडर हो रहा हो वो कहलाता है आपका चाइल्ड कंपोनेंट। तो ये चाइल्ड और पेरेंट कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट जब भी आप प्रॉप्स पे काम करेंगे आपको जहन में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने इसका सिंटैक्स वगैरह भी देख लिया था। किसी को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया कि प्रॉप्स क्यों पास कर रहे हैं? भाई सीधा सीधा अगर डाटा ही रेंडर कराना है तो मैं क्यों इतनी लंबी कहानी कर रहा हूं कि पेरेंट कंपोनेंट में एक वेरिएबल हो, फिर नीचे चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर कराऊं, उसमें एट्रीब्यूट के जरिए उसको पास करूं, फिर उसको रेंडर कराऊं। किसी को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया कि ये प्रॉप सॉल्व क्या कर रहा है? डेटा डायनेमिक आ रहा है। डाटा डायनेमिक उठा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा जब प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एक बार एक सेकंड हैंड रेस करके बताएं सर, आप बताएं। ठीक है, स्टैटिक रहेगा वो। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। यहां से कोई कुछ कह रहा था, कौन कह रहा था? प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई समझा रहा था प्रॉप्स के बारे में, ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे कंपोनेंट में हूँ मैं, यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ पहले से ही चाइल्ड कंपोनेंट के नाम की, जो मैंने पहले बनाई थी, चाइल्ड कंपोनेंट डॉट tsx। स्क्रीन मेरी शेयर है तो आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। मैं चाइल्ड कंपोनेंट में हूँ, यहाँ मैंने लिखा फंक्शन। अच्छा, एक चीज जो हमारी डिस्कशन में रह गई थी वो ये थी कि रिएक्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं। अब चाहे तो आप फंक्शन का कीवर्ड लिख के इस तरह डिफाइन करें तो भी वैलिड है, चाइल्ड कंपोनेंट इस तरह से, और यहाँ लिखा था रिटर्न स्टेटमेंट लगा है, और इसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड कंपोनेंट। आज तक आप ये करते आए, ये चीज बिल्कुल वैलिड है। ये क्या है? आप यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन के कीवर्ड से। अगर आप लोगों को याद हो तो क्वार्टर 1 में हमने फंक्शन कीवर्ड के साथ साथ फंक्शन एक्सप्रेशंस भी पढ़े थे। फंक्शन एक्सप्रेशंस मतलब एरो फंक्शंस, याद है एरो फंक्शंस? तो आप चाइल्ड कंपोनेंट में किसी भी कंपोनेंट में फंक्शन कीवर्ड के साथ साथ या फंक्शन कीवर्ड की जगह आप एरो फंक्शंस भी लगा सकते हैं। अब वो किस तरह होता है? वो ऐसे होता है। अच्छा, एक और चीज, फंक्शन के कीवर्ड में चाइल्ड एक्सपोर्ट लगाना हर जगह जरूरी है, चाहे वो फंक्शन के कीवर्ड से आप कंपोनेंट को अपने डिफाइन कर रहे हो या एरो फंक्शन से। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाना लाजमी है। अब आपकी मर्जी है कि फंक्शन के कीवर्ड के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आप फंक्शन के कीवर्ड के साथ, जो यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे भी है, इस फंक्शन के कीवर्ड के साथ अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी मर्जी है कि आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ सबसे आखिरी लाइन में लगाएं तो भी वैलिड है, या फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप ऊपर ही लगा दें, इस तरह से। दोनों एक ही बात है। ये रिटर्न में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फिलहाल इसमें कोई HTML रिटर्न नहीं करा। देखिए सारे एरर चले गए। तो फंक्शन के कीवर्ड के साथ आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऊपर लिखें या सबसे आखिरी लाइन में लिखें। सबसे आखिरी लाइन में लिखेंगे तो क्या होगा भाई, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के साथ साथ कंपोनेंट का नाम भी लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो आखिरी आपके पास कंपोनेंट का नाम आ रहा था वो खुद ब खुद यहाँ से उस पहली लाइन से उसको पिक कर लेगा। भाई पहली लाइन में भी तो फंक्शन का नाम, कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ ही है ना, तो उसको वो वहां से पिक कर लेगा। तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, अब एरो फंक्शन कैसे डिफाइन करें भाई? सबसे पहले आप लिखते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद सीधा सीधा अपने फंक्शन का नाम, मैंने यहाँ लिख लिया चाइल्ड कंपोनेंट इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स, एरो और कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपने रिटर्न में अपनी HTML
रिटर्न करवा दी इस तरह। ठीक हो गया जी। चाइल्ड कंपोनेंट आपने यहां पे इसको इस तरह लिख लिया। अच्छा, जब चाइल्ड कंपोनेंट की बारी आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी लाइन में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा। चाइल्ड कंपोनेंट इस तरह से, ठीक है, सारे एरर चले गए मेरे। तो जब आप कंपोनेंट बनाते हैं तो आपकी मर्जी कि आप फंक्शन का कीवर्ड यूज करें या एरो फंक्शन यूज करें। आप दोनों तरह से अपने कंपोनेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब आप फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप लास्ट लाइन में लिखें या पहली लाइन में लिखें, ठीक है। और जब एरो फंक्शन की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर लाजमी है, आप रिस्ट्रिक्टेड है। एरो फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप आखिरी लाइन में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखेंगे, आप पहली लाइन में नहीं लिख सकते। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखने की फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के कीवर्ड के साथ है, एरो फंक्शन के साथ नहीं है। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन हमारी रह गई थी, मैंने कहा आज इसको बता दिया मैं। अच्छा, चाइल्ड कंपोनेंट बना लिया, दोबारा जो हमने लास्ट क्लास में किया था अब उसको हम रिपीट करते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आया मैं रिटर्न स्टेटमेंट में डिव लगाई मैंने और यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट को मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को इस तरह से मैंने रिटर्न कर दिया, रेंडर करा दिया और उसको ऊपर से मैंने इंपोर्ट भी कर लिया। ये चीज तो हम आखिरी क्लास में देख चुके थे। मैं फिर से चाइल्ड कंपोनेंट में आया। अच्छा, ये हमारी यह बात हो रही थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो कि प्रॉब्स क्यों लिख रहे हैं। भाई सिंपल है, देखिए इसका एक पर्पस है। आप सबको कंपोनेंट का पर्पस तो पता है। कंपोनेंट का पर्पस क्या होता है? वो HTML, वो UI, वो यूजर इंटरफेस जो बार बार आप लोगों की फाइल में आप लोगों के प्रोजेक्ट में यूज हो रही हो, आप लोगों के वेब पेज पे यूज हो रहा हो, तो आप क्या करें, रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस की बेस्ट प्रैक्टिसेस में उसका कंपोनेंट बना लो। जैसे नेवबार है, भाई आपकी वेबसाइट में हो सकते हैं 10, 20, 50 पेजेस हो और हर पेज पे नेवबार होता है, हर पेज पे फुटर होता है, ऐसा ही है। तो आप क्या करेंगे, बार बार थोड़ी ना हार्ड कोडेड 50 अलग अलग जगहों पे हेडर बनाएंगे और 50 अलग अलग जगहों पे जो है फुटर बनाएंगे। अब रिएक्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या चीज फॉलो करेंगे, एक कंपोनेंट बना देंगे या हेडर फुटर की एक अलग से फाइल बना देंगे और बार बार उसको यूज करके रेंडर करके आप जो है वो उसको यूज करते रहेंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट का आपको पर्पस तो पता है। अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मेरे पास भाई बटन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये जो मेरे पास कंपोनेंट है नेवबार या फुटर की शक्ल में। भाई हो सकता है मेरे जो है वो वेबसाइट में 500, 10, 20, 50 जितने भी हो बटन भी हो सकते हैं। भाई वेबसाइट में बटन भी तो होते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, बटन का भी एक कंपोनेंट बना सकता हूं और उसको बार बार रीयूज कर सकता हूं। लेकिन यहां पे एक मसला है, भाई मैंने बटन का कंपोनेंट तो बना लिया, लेकिन ठीक है, सपोज करें मेरी वेबसाइट में 10, 20 जितने भी बटन है, 50 बटन है, तो मैं क्या करूं, कंपोनेंट बना लूं एक बटन नाम का और सीधा सीधा उसमें मैं जो है वो उसको बार बार रेंडर करता हूं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको काम करके इंप्लीमेंट भी करता हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आया कंपोनेंट्स में और मैंने बटन नाम का जो है वो एक कंपोनेंट बना लिया, button.tsx। ठीक हो गया जी। यहाँ पर मैं आ गया, मैंने button.tsx नाम की फाइल बनाई, यहाँ मैंने लिखा फंक्शन या एरो फंक्शन, मैंने लिखा कॉन्स्ट बटन। अब ये बटन वो HTML वाला बटन नहीं है, ये मेरा खुद का कंपोनेंट बटन है जो अभी मैंने बनाया।
इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन की तरह इस तरह मैंने इसको जो है वो यहाँ पे यही तो बोल रहे हो। लिख दिया और यहाँ लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन। ठीक है, और यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने एक बटन लगाया इस तरह का जो कि ऑफ कोर्स HTML पे टैग होगा और यहाँ पे क्लास रेड फरमाइशी प्रोग्राम और टेक्स्ट डैश वाइट और राउंडेड डैश LG। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया लॉगिन। सिंपल एक बटन का कंपोनेंट बनाया। यहाँ पे क्या हुआ, बटन का मैंने कंपोनेंट बनाया एरो फंक्शन के थ्रू और इसमें मैंने क्या किया, एक बटन HTML का जो नेटिव टैग होता है उसको मैंने रख दिया, कुछ टेलमेंट की क्लासेस लगा दी और अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, page.tsx में आके अपने इस बटन कंपोनेंट को मैं रेंडर कर दूंगा। सही है, ये काम तो आज तक आप लोग करते आए हैं, किसी को यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। देखते हैं अपने ब्राउजर में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। देखें, ठीक है, इस बटन को थोड़ा मैं सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, इसकी हाइट काफी है। ठीक है, जैसा भी है सही है। इसको बीच में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिव लगा लेता हूँ और यहाँ पे क्लास नेम देके इसको फुल डिस्प्ले डैश फ्लेक्स आइटम्स डैश सेंटर जस्टिफाई डैश सेंटर, इस तरह से मैं होपफुली सेंटर पे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मेरा एक बटन बन गया। अब भाई एक चीज गौर करें, बटन मुझे चाहिए था, मेरी वेबसाइट में जितने भी बटन हो मैं एक बटन का मैंने कंपोनेंट बनाया और जितनी मर्जी हो सके मैं अपने बटन को यूज कर सकता हूँ, चाहे वो 10 बार यूज करूँ, 20 बार यूज करूँ, 50 बार यूज करूँ। लेकिन यहाँ पे एक मसला है। अब यहाँ पे आता है काम प्रॉप्स का। देखिए, मैंने बटन तो बना दिया लेकिन इस बटन के अंदर एक हार्ड कोडेड टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉगिन के नाम का। आई रिपीट, मैंने बटन बना दिया, ठीक है, आपको दिख भी रहा। अब रीयूज कर करके आप जितनी मर्जी चाहे इसको रेंडर करा सकते हैं, लेकिन इस बटन के अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लॉगिन लिखा हुआ है। भाई मेरी वेबसाइट में अगर 50 बटन है तो जरूरी तो नहीं है ना, और ऐसा होता भी नहीं है कि हर मर्तबा 50 के 50 मर्तबा सिर्फ और सिर्फ वहां लॉगिन लिखा हुआ है। ऐसा ही है भाई, बटन बना लिया लेकिन उस बटन में जो टेक्स्ट है, अगर 50 बटन है तो हो सकता है 50 अलग अलग टेक्स्ट हो। तो जब भी मुझे कंपोनेंट चाहिए होता है ना, सेम HTML सेम UI चाहिए होती, तो मैं कंपोनेंट तो बना लेता हूं, लेकिन उस सेम कंपोनेंट में अगर डाटा डिफरेंट चाहिए हो तो वहां पे प्रॉप्स जो है वो काम आते हैं। कंपोनेंट के अंदर अगर डाटा डिफरेंट चाहिए हो, कंपोनेंट के अंदर अगर डाटा डिफरेंट चाहिए हो तो वहां पे प्रॉप्स यूजफुल होते हैं। भाई एक लॉगिन का बटन है, हो सकता है एक बटन साइन अप का हो, एक बटन रीड मोर का हो, एक बटन जो है वो कोई भी साइन इन हो, लॉग आउट हो। सही है, तो जब भी कंपोनेंट के अंदर UI के अंदर अगर डाटा डिफरेंट चाहिए, डाटा आप ये ध्यान में रखिए, डाटा डिफरेंट चाहिए तो वहां पे प्रॉप्स काम आएंगे। भाई लॉगिन तो काम आ गया, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा बटन जहां पे लॉगिन का टेक्स्ट नहीं चाहिए, साइन अप का टेक्स्ट चाहिए, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स को यूज करूंगा। अब देख लेते हैं भाई, मैं page.tsx में हूं, आप यूं एज्यूम कीजिए कि एक बटन मुझे page.tsx में चाहिए, दूसरा चाइल्ड component.tsx में चाहिए, तीसरा layout.tsx में चाहिए। तीन अलग अलग बटन के मुझे तीन अलग अलग बटन तीन अलग अलग जगह यूज करने, तो कंपोनेंट तो मैं बना के उसको रेंडर करा दूंगा, लेकिन अलग अलग जगह पे यूज करने के बाद उसमें जो डाटा हो, जो टेक्स्ट लिखा हो, वो भी अलग हो, तो यहाँ पे प्रॉप्स आएगा। जैसे मैं क्या करता हूं, ये मेरा बटन का कंपोनेंट है। अब प्रॉप्स कहां पास होते हैं,
पेरेंट कंपोनेंट में पास होते हैं ना, और किस तरह पास होते हैं? एरे बन के, फंक्शन बन के एट्रीब्यूट बन के, एट्रीब्यूट बन के पास होते हैं। बटन जहां पे रेंडर हो रहा है, जिस जगह पे रेंडर हो रहा है मैं वहां आया, एट्रीब्यूट की तरह इसको मैंने पास किया, कोई भी टेक्स्ट लिख दिया। मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल BTN टेक्स्ट, कैमल केस में लिखा। कैमल केस में लिखना जरूरी है क्योंकि रिएक्ट की बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप चीजों को कैमल केस में लिखें। इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी अपनी वैल्यू पास कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल साइन अप, या यहाँ लॉगिन लिख दिया। ठीक है, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट में काम खत्म हो गया। कंपोनेंट रेंडर कराया, एट्रीब्यूट पास किया और अपनी वैल्यू भी पास कर। ठीक है, अब ये यहाँ एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आ रहा है? अब मैं आऊंगा अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, यानी बटन डॉट TSX में। यहां पर मैं आया। ठीक है, अब बताइए भाई, मैं चाइल्ड कंपोनेंट में आ गया। इस प्रॉप को या उस बटन टेक्स्ट को जो मैंने लिखा है, जो लॉगिन, कैसे करूं? कर्ली कहां लगाऊं? कर्ली ब्रेसेस लॉगिन की जगह हटा दिए, कर्ली ब्रेसेस। क्या चीज कहां डिफाइन करूं? भाई एक भाई कह रहे हैं हमारे, आपका नाम क्या सर? उस्मान भाई। उस्मान भाई कह रहे हैं कि प्रॉप्स नाम का सबसे पहले कीवर्ड डिफाइन होगा। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो कहां पास होगा? कहां पे? राउंड ब्रैकेट्स। कौन से? ये जो रिटर्न वाला राउंड ब्रैकेट है, ये वन बटन के बाद ये वाले राउंड ब्रैकेट्स। पक्की बात है। यहां क्या लिखूं मैं? प्रॉप्स। ये प्रॉप्स कहां से मिले भाई मुझे? पेरेंट से। एग्जैक्टली भाई, जब भी कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट बनता है ना, तो बिहाइंड द सीन्स ये खुद ब खुद एक कीवर्ड जनरेट कर देता है। हम इसको आसान लफ्जों में याद रखते हैं कि आप प्रॉप्स लिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये प्रॉप जरूरी है? मैं ABCD भी लिख सकता हूँ। हम प्रॉप्स ही लिखेंगे यहाँ पे। और फिलहाल इसका यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है, तो इसको मैंने फिलहाल के लिए एनी कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूं भाई? कर्ली ब्रैकेट्स मैंने लगा दिए जहां पे मुझे अपने प्रॉप्स रेंडर कराने। मैंने लिखा प्रॉप्स, प्रॉप्स के बाद क्या लिखूं? डॉट भाई क्या लिखूं? ये बटन टेक्स्ट लिखूं या प्रॉप्स डॉट लॉगिन लिखूं? सोच ले, जल्दबाजी में जवाब ना दे भाई। प्रॉप्स डॉट बटन टेक्स्ट लिखूं या प्रॉप्स डॉट लॉगिन लिखूं? प्रॉप्स डॉट BTN टेक्स्ट लिखूंगा। क्यों लिखूंगा भाई? आप जो भी एट्रीब्यूट यहां पास करते हैं पेरेंट कंपोनेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट को जो आप रेंडर करा रहे होते हैं, जो भी एट्रीब्यूट यहां पास करते हैं, वो आपके चाइल्ड कंपोनेंट में एक वेरिएबल बन जाता है। इस बात से किसी को कोई इख्तिलाफ है? ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था भाई। जो भी एट्रीब्यूट आप यहां लिखेंगे, बटन टेक्स्ट, आपने क्या लिखा है यहाँ पे? बटन टेक्स्ट। बटन टेक्स्ट जो भी एट्रीब्यूट आप यहाँ पास करेंगे, आपके चाइल्ड कंपोनेंट में ये क्या होगा भाई? एक वेरिएबल बन के पास हो जाएगा। अब अगर मैंने कोई गलती नहीं की है, तो ये यहाँ पे मुझे रेंडर होना चाहिए। क्यों एरर आ रहा था भाई? अभी देख लेते हैं। एरर तो आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर, स्पेसिफायर डिफरेंट टाइप। अच्छा, ये इन्होंने अच्छा यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड हुआ है, उसका एरर आ रहा है, तो वो टेंशन की बात नहीं है। हमारा जो कोड यहाँ चल गया। देखें मैंने यहाँ पे क्या किया भाई? पेज डॉट TSX में आया, चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने क्या किया? अपने पेरेंट कंपोनेंट में बटन को रेंडर कराया और यहाँ पे मैंने लॉगिन पास किया। सही है। और यहाँ पे लॉगिन को लाके मैंने रेंडर करा दिया और यहाँ पे मेरे पास लॉगिन आ भी रहा है। अब मैं क्या करता हूँ? वही बात, ये चीज तो हमने पहले भी देखी। एक और बार एक काम करते, कंपोनेंट सेम है, उसमें डाटा डिफरेंट रख के देखते देखते आता ही नहीं। मैं यहाँ दोबारा नीचे आया, मैंने बटन को जो है वो यहाँ पे रेंडर करा दिया। अब क्योंकि बटन एक प्रॉप एक्सेप्ट करता है, मैंने एक बार तो बटन टेक्स्ट लिख दिया,
क्या दोबारा वापस से सेम एट्रीब्यूट का नाम लिखूं या कोई नया एट्रीब्यूट भी जा सकता है? सेम एट्रीब्यूट लगेगा। याद रहे, अगर आपको यहाँ पे ये चीज पास करनी तो हमेशा बटन टेक्स्ट या एट्रीब्यूट सेम रहेगा, वरना आपका चाइल्ड कंपोनेंट नेक्स्ट जेएस रिएक्ट कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया फॉर एग्जांपल लॉग आउट। सही है, मैंने लॉग आउट लिखा। अब जब मैं क्या किया, कंपोनेंट, आपको पता है बटन कंपोनेंट आप बना चुके हैं, बटन का कंपोनेंट बार बार रीयूज हो रहा है। अपनी जिस फाइल में मैं चाहूं उसको रीयूज कर सकता हूं, कंपोनेंट आप लोगों को पता है। लेकिन उस कंपोनेंट के अंदर अगर डाटा डिफरेंट चाहिए तो यहाँ पे प्रॉप्स का काम आएगा। इस केस में मेरे पास क्या डाटा आ रहा है, एक बटन के कंपोनेंट में मुझे लॉगिन चाहिए, दूसरे कंपोनेंट के बटन में मुझे लॉग आउट चाहिए। अभी देखते हैं इसको रेंडर करा के, अगर कोई गलती नहीं की हो तो होपफुली ये मेरे पास आ जाएगा। देखिए आ गया। ठीक है, मैं जितने बटन्स चाहूं यहाँ पे जो है वो रेंडर करा सकता हूं। आपको कंपोनेंट्स का तो मतलब पता है। अब देखें, कंपोनेंट्स के साथ साथ सेम कंपोनेंट है, बटन का सेम कंपोनेंट है, लेकिन उसमें डाटा बार बार आ रहा है। सही है, तो जब भी कंपोनेंट सेम हो लेकिन उसमें डाटा डिफरेंट चाहिए हो तो प्रॉप्स वहां बड़े यूजफुल और हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब मैं जितनी मर्जी चाहूं अपने एक बटन कंपोनेंट को यूज कर सकता हूं। एक हेडिंग का कंपोनेंट होता है भाई, आपके पास हो सकता है सेम लेआउट, सेम कलर्स, हर चीज सेम हो, लेकिन जो हेडिंग हो वो डिफरेंट हो, उसमें जो टेक्स्ट हो वो डिफरेंट हो। तो भाई क्या करेंगे आप, सीधा सीधा एक हेडिंग का कंपोनेंट बनाएंगे, उसमें h1 का एट्रीब्यूट लगाएंगे या टैग लगाएंगे और props डॉट हेडिंग लिखेंगे और आपके पास जो है वो कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछें। या एक काम करें, इस कोड को देखें और इस कोड को देखकर अगर आपके जहनों में कोई सवाल है तो उसको आप पूछ लें। नाइस जी, आपका कोई सवाल है? जी, एरो फंक्शंस आप यूज करें, क्योंकि क्या आपने जावास्क्रिप्ट का अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होस्टिंग का तो उसमें वो यूजफुल होगा। अगर आप एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो आपके ट्री के ऊपर जाके नहीं बैठेगा, वो नीचे ही रहेगा। क्या चीज दोबारा रिपीट करें? हाँ, वो कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कंपोनेंट में एक्टिविटी क्या होगी। ये जो मेरे बटन्स हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये हमेशा ब्लू आ रहा है। पहला भी ब्लू है, दूसरा भी ब्लू है, मैं 10 बार इसको रेंडर करूं तब भी ब्लू रहेगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए ये है कि पेरेंट कंपोनेंट में एक प्रॉप पास करें, पास प्रॉप जिसका नाम होगा, अच्छा कहां पास करें, कैसे पास करें ये मैं नहीं बताऊंगा, यही आप लोगों का टेस्ट है। पास प्रॉप नेम यानी जिसका नाम हो, फॉर एग्जांपल बटन या कुछ भी बीजी कलर, कैमल केस में होगा। ठीक है, एक प्रॉप पास करें जिसका नाम होगा बीजी कलर, उसको चाइल्ड कंपोनेंट में आप जो है वो उस कलर की जगह प्रॉप बिठा के देगा। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं, पास प्रॉप, आप एक प्रॉप पास करेंगे बीजी कलर के नाम का। ठीक है, चलिए यहां मैं लिख भी देता हूं इन पेरेंट कंपोनेंट, थोड़ा आसान हो जाए आप लोगों को। पेरेंट कंपोनेंट में एक प्रॉप पास करें जिसका नाम होगा बीजी कलर। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको चाइल्ड कंपोनेंट में उस बीजी कलर के प्रॉप को आप जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, और जहां पे आपका बैकग्राउंड चेंज होता है ना, जहां पे, गौर से सुने, जहां पे आपका बैकग्राउंड अप्लाई होता है, थोड़ा दिमाग लगाएं कि बैकग्राउंड, मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो दे दी कि बैकग्राउंड कलर जहां अप्लाई होता है। अब कहां अप्लाई होता है ये आप लोगों के ऊपर, आप किस तरह इसको यूज करते हैं। एक प्रॉप पास करें बीजी कलर के नाम का पेरेंट कंपोनेंट में, जाहिर सी बात है डाटा तो पेरेंट से ही आता है ना। उस प्रॉप को
यूज प्रॉप इन चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, और चाइल्ड कंपोनेंट में उसको यूज कर लिया कहां पे, वेयर यू अप्लाई योर बीजी कलर, जहां पे आप बीजी कलर को अप्लाई करते हैं। चले अब ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है कि आप कितना स्पॉट टाइम कर सकते हैं। 5 मिनट आप लोगों के पास, अप्लाई करें।